सामान्य हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के पहले भाग 1 में स्वर वर्णों के भेद एवं स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस भाग से आपकी परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, हमने अपनी पहले वीडियो में स्वर के बारे में आपको बताया था कि स्वर किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की मात्राएं कितनी हैं। एक बार फिर आज इसको हम देख लेते हैं। देखिए, स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण को स्वर कहते हैं, या जो वर्ण बिना दूसरे वर्णों की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। अ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। आज हम इन्हीं स्वरों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और इसके भेद भी जानेंगे। तो जहां तक भेद की बात है, तो स्वर के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसको हम जब वर्गीकरण पढ़ाएंगे स्वरों का, तो उसमें हम विस्तृत रूप से आपको अभी बताते हैं। मैं यहां आप इतना ही जान लीजिए कि स्वर के कितने भेद हैं। तो स्वर के 3 भेद हैं, मुख्य रूप से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। देखिए, इतने से ही 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बनते हैं। पहला, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है हमारे हिंदी वर्णमाला में। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी स्वर ध्वनियां हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि ध्वनि और वर्ण एक ही है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल कितनी ध्वनियां हैं। तो कुल कितनी ध्वनियां हैं? 11 ध्वनियां हैं। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण क्या कहलाते हैं। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर के कितने भेद हैं। तो मुख्य रूप से स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब हम आते हैं वर्गीकरण पर। देखिए, जो 11 स्वर वर्ण हैं, कई आधारों पर उनका वर्गीकरण किया गया है। ये कौन कौन से आधार हैं? ये 6 आधार हैं जिनके आधार पर जो है वर्गीकरण हुआ है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है उच्चारण काल के आधार पर, तीसरा आधार है मुखाकृति के आधार पर, तीसरा है मुख की आकृति या जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, चौथा है जिह्वा की या जीभ की स्थिति के आधार पर, पांचवा वर्गीकरण जो किया गया है वो ओष्ठों यानी हमारे दोनों ओठों की स्थिति के आधार पर, और छठा वर्गीकरण जो किया गया है वो उच्चारण स्थान के आधार पर। हर वर्ण का अपना एक उच्चारण स्थान होता है और उसी उच्चारण स्थान के आधार पर उसका नाम रखा गया है। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण 2 तरह के होते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर उसे कहते हैं जो स्वर बिना दूसरे स्वर के मेल से बने हुए हैं, उन्हें
मूल स्वर कहते हैं। और संधि स्वर किसे कहते हैं? संधि माने होता है जोड़, यानी जो स्वर दो स्वरों के जोड़ से बने हुए हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। हम पहले आपको मूल स्वर बताते हैं। देखिए, मूल स्वर जैसा हमने पहले ही बता दिया कि जो स्वर दूसरे स्वरों के जोड़ से नहीं बने हुए हैं वे क्या है? मूल स्वर है। मूल को ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। और ये मूल स्वर हमारे 4 हैं, अ, ई, उ और री। ये जाने रहिएगा कि मूल स्वर कितने हैं? 4। या ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4, अ, ई, उ, री। दूसरा जो हमने बताया संधि स्वर, उसको हम देखते हैं कि किस तरह से ये दो स्वरों के जोड़ से बने हुए हैं। देखिए, ये हमारे मूल जो है अ और आ को हमने जब मिला दिया तो बन गया दीर्घ आ। ई और ई को मिला दिया तो बन गया बड़ी ई। उ और उ को मिला दिया तो बन गया बड़ा उ। इसी तरह से आ और ई को मिला दिया तो बन गया ए। और जब आ और ए को मिला दिया तो बन गया ऐ। इसी तरह आ और उ को मिला दिया तो बन गया ओ। और फिर आ और ओ को मिला दिया तो बन गया औ। देखिए, अब ये जो 7 स्वर हैं अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो हैं किस तरह से दो स्वरों को मिला करके बने हुए हैं। इसमें भी 2 कैटेगरी है। ये देखिए, आ, ई, उ अपने ही जाति के स्वरों के मेल से बने हुए। आ मिल गया तो आ, ई मिल गया तो ई, उ मिल गया तो उ। ये 3 स्वर अपने ही जाति के स्वरों के मेल से बने हुए हैं। और ये 4 स्वर ए, ऐ, ओ और औ, ये जो हैं 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बने हुए हैं। तो इसलिए ये संधि स्वर, जिसे दीर्घ स्वर भी कहते हैं, दीर्घ माने होता है बड़ा, ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, इसीलिए आप लोग छोटा बड़ा करके पढ़ते हैं। तो ये दीर्घ स्वर, संधि स्वर भी 2 तरह के होते हैं। ये 2 तरह के कौन कौन से हैं? पहला है मूल दीर्घ। मूल दीर्घ या सजातीय स्वर। सजातीय स्वर। और दूसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब मूल दीर्घ में कौन कौन से स्वर वर्ण आएंगे? मूल दीर्घ में आप जो अपने ही जाति के स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, यही मूल दीर्घ हैं। अ, ई और उ। ये री का दीर्घ नहीं होता, तो ये जो हैं, ये 3 ही जो हैं वो मूल दीर्घ हैं। इन्हें सजाती भी कहते हैं क्योंकि अपने ही जाति के स्वर वर्णों के मेल से बने हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बने हुए हैं। तो इसमें हमने आपको बता दिया कि
इसमें ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 स्वर जो हैं ये संयुक्त स्वर हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि उत्पत्ति के आधार पर जो है स्वर 2 तरह के हुए, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अ, ई, उ, री जो है मूल स्वर है या ह्रस्व स्वर है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ ये संधि स्वर है या दीर्घ स्वर है। दीर्घ में भी मूल दीर्घ कौन है? आ, ई, उ और ए, ऐ, ओ और औ जो है वो संयुक्त स्वर में आते हैं। यहां देखिए परीक्षा की दृष्टि से एक क्वेश्चन जो है बनता है उसको हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इसको ही समझकर उसको कर पाएंगे कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर कौन सा है। देखिए क्वेश्चन बन रहा है। अब इसके 4 ऑप्शन है। ए ह्रस्व, बी दीर्घा, सी ए और डी जो है वो ओ है। अब यहां बताइए, जब एक दृष्टि में आप देखेंगे तो यही कहेंगे कि इसमें दीर्घ कौन है। इसमें तो 3 दीर्घ है, आ भी दीर्घ है, ए भी दीर्घ है और ओ भी दीर्घ है। लेकिन अगर इसको आप समझ लिए होंगे तो जान गए होंगे कि जो है इसमें से आ तो ह्रस्व है, ये तो होगा नहीं। ए जो है संयुक्त है, ओ भी संयुक्त है स्वर है, तो एक ही बच रहा है बड़ा आ, यानी जो दीर्घ स्वर होगा वो क्या होगा? आ। यही सही आंसर होगा। तो आपको जो है समझ करके इसको पढ़ना है कि जिस तरह के आपके ऑप्शन आएंगे क्वेश्चन के, उसी तरह से आपको आंसर देना है। एक चीज यहां हम और भी बता दें, हिंदी के अर्थों को समझना, हिंदी शब्द के अर्थों को समझना बहुत जरूरी है। अगर उसके अर्थ को आप समझ जाएंगे तो बहुत सारा सॉल्यूशन आपको खुद ही मिल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। हम दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो उच्चारण काल के आधार पर किया गया है। उच्चारण काल मतलब जिस वर्ण को बोलने में जितना समय लगता है उसी के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत। वहां हमने जब स्वर के भेद बताया था तो आपको हमने केवल 3 भेद बता दिए थे और कहा था कि जो है आगे इसको हम बताएंगे। तो यही हम इसको जो है बता रहे हैं, इसको आपको समझा रहे हैं। देखिए ये उच्चारण के आधार पर जो 3 तरह के स्वर हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व वे स्वर वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या जिनका उच्चारण कम समय में होता है। अब देखिए इसीलिए इन्हें एक मात्रिक भी कहते हैं। एक मात्रिक, और एक मात्रा का मतलब होता है का। ये आ वर्ण को उच्चारित करने में जितना समय लगता है
वही एक मात्रा का समय माना जाता है। तो ह्रस्व वे स्वर वर्ण हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, या यूं कह लीजिए जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व में आपके वही मूल स्वर जो चारों हैं, अ, ई, उ और रे, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। जब आप छंद में मात्रा लगाते हैं तो लघु और गुरु की लगाते हैं, इन्हें लघु भी कहा जाता। लघु माने होता है छोटा, जिसकी इस तरह से आप मात्रा लगाते हैं। तो ह्रस्व स्वरों को लघु स्वर भी कहा जाता है। तो मूल स्वर, इसके आपने देखा कि 3 नाम हो गए। एक तो मूल स्वर, क्योंकि ये स्वर किसी के मेल से नहीं बने हैं। दूसरे ह्रस्व स्वर, क्योंकि इनका उच्चारण जो है एक मात्रा के समय में होता है या कम समय में होता है। तीसरे लघु स्वर, क्योंकि ये छोटे हैं। छोटा बड़ा आप जानेंगे कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। चलिए दूसरी की तरफ चलते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ माने होता है बड़ा। तो दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये 7 स्वर आते हैं। दीर्घ वो स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, यानी द्विमात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसे द्विमात्रिक भी कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर है। तो देखिए, अ का उच्चारण कीजिए, आ का उच्चारण कीजिए, आप खुद ही स्पष्ट हो जाएंगे कि किसके उच्चारण में कम समय लगा और किसके उच्चारण में ज्यादा समय लगा। अब तीसरा जो भेद है वो प्लुत है। यहां एक चीज आपको और भी बता दें कि देखिए, जो 11 स्वर वर्ण हैं, आपको अपने दिमाग में इसको रख लेना है कि जो छोटा करके हम पढ़ते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, यही 4 जो हैं मूल स्वर के रूप में भी इसको कहते हैं, ह्रस्व भी कहते हैं और इसी को लघु भी कहते हैं। तीनों को आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। और बाकी जो 7 स्वर बच रहे हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है दीर्घ स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर में जो हम संधि स्वर पढ़ाए हैं 2 भेद करके, उसको भी आप दिमाग में रखिएगा कि इसमें से आ, ई, उ जो है यही मूल दीर्घ है, ए, ऐ, ओ, औ जो है वो संयुक्त स्वर है। चलिए अब हम आते हैं प्लुत पर। देखिए, प्लुत वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, यानी ये त्रिमात्रिक है। ये क्या है? त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक ये त्रिमात्रिक है, इनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। हमारे जो 11 स्वर वर्ण है उसमें से कोई प्लुत वर्ण नहीं है, यानी लिखने में प्लुत कहीं नहीं आता है। केवल प्लुत जो है वो बोलने में आता है। जैसे ओम, बीच में ओ के बाद आपने एक एस का चिन्ह देखा होगा, यही इसका चिन्ह जो है वो प्लुत का चिन्ह है। हम इस चिन्ह के आगे जो ध्वनि रहती है या जो वर्ण रहता है, उस ध्वनि को बहुत खींच कर बहुत लंबे समय तक बोलते हैं। आप ओम का उच्चारण करके ओम, ओ को बहुत खींच कर बोलते हैं, तो यही क्या है? प्लुत है। या कोई व्यक्ति दूर खड़ा है और उसको जो है हम बुला रहे हैं, तो बुलाने में भी हम बहुत खींच कर बोलते हैं। जैसे राधा, राधा को बहुत खींच करके मोहन,
खींच करके रा की ध्वनि के साथ जो है, जो आ की ध्वनि है, इसको बहुत खींच करके जो है बोलते हैं। यह धा की ध्वनि के साथ जो आ की ध्वनि है उसको बहुत देर तक खींच कर बोलते हैं। तो यही क्या है? प्लुत है। ये लिखने में कहीं नहीं आते, केवल बोलने में आते हैं। तो अगर जब हम किसी नाम का उच्चारण करते हैं, दूर से किसी को बुलाते हैं, तब इसमें ये प्लुत स्वर रहते हैं। चलिए अब हम अगला, हाँ देखिए, यहां से भी एक कई तरह के इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं कि निम्न में से कौन ह्रस्व नहीं है। निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर नहीं है? अब इसमें जो है आ, ई, उ, री। अब इसमें बताइए कौन ह्रस्व स्वर नहीं है? ई भी ह्रस्व है, उ भी ह्रस्व है और री भी ह्रस्व है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आ। यानी आ जो है वो दीर्घ में है, वो ह्रस्व नहीं है। इसी तरह से आ सकता है कि निम्न में से कौन दीर्घ है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन फिर आ गया कि निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है। तो कौन दीर्घ है? ई ह्रस्व, उ ह्रस्व, री ह्रस्व, आ जो है वो दीर्घ है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में बनते हैं। चलिए अब हम अगला जो है भेद पढ़ाते हैं। जो तीसरा जो है वर्गीकरण किया गया है स्वर का, मुखाकृति या जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर किया गया है। देखिए, हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्णों के उच्चारण में हमारा मुंह जो है पूरी तरह बंद रहता है, किन्हीं के उच्चारण में थोड़ा खुला रहता है, किन्हीं के उच्चारण में जो है आधा खुला रहता है, कुछ वर्णों के उच्चारण में पूरा खुल जाता है। तो इस आधार पर भी स्वर वर्णों का वर्गीकरण हुआ है। अच्छा, जिह्वा की स्थिति, जिस तरह से मुंह खुलता है तो वो खुलता या बंद होता है तो जिह्वा के ही आधार पर होता है। अगर जिह्वा मुख में बिल्कुल बराबर है अपने स्थान पर तो मुख बंद रहेगा। थोड़ा जिह्वा ऊपर उठी तो मुख थोड़ा सा खुल जाएगा, और ऊपर उठी तो और खुलेगा, और ऊपर उठी तो पूरा खुल जाएगा। तो इस आधार पर हम देखते हैं चार तरह के स्वर वर्ण होते हैं। पहला है समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध समृद्ध, तीसरा है अर्ध विवृत और चौथा है विवृत स्वर। समृद्ध स्वर जिसमें हमारा मुख जो है लगभग बंद रहता है, ये जिह्वा बिल्कुल बराबर रहती है। तो इनमें जो हैं चार स्वर आते हैं, ई, उ और उ। दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, यानी जिसमें हमारा मुख जो है थोड़ा सा खुल जाता है, उसे अर्ध माने आधा, जिसमें आधा खुल जाता है, जिसमें थोड़ा खुल जाता है, उसे जो है अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर में ए और ओ आता है, ए और ओ आता है। देखिए, ए और ओ का उच्चारण करके देखिए, ए ओ। हमारी जिह्वा थोड़ा सा ऊपर उठती है और मुख भी हमारा थोड़ा खुल जाता है। तो अर्ध समृद्ध स्वर में थोड़ा मुख खुल जाता है, इसमें ए और ओ आते हैं। इसके बाद अर्ध विवृत स्वर, विवृत माने होता है खुलना, जिसमें अर्ध माने आधा, जिसमें मुख आधा खुल जाता है। ऐसे स्वर जो होते हैं अर्ध विवृत में आते हैं, आधा खुला। और ये कौन से स्वर हैं? अ और औ।
औ। आप उच्चारण करके देख लीजिए। मुख जो है करीब करीब आधा आपका खुल जाएगा और जिह्वा भी ऊपर उठ जाएगी। और चौथा जो प्रकार है वो बिब्रिस स्वर, यानी पूरा खुल जाता है जिसमें मुख। आप आ का उच्चारण कीजिए, इसमें आ आता है, आ, पूरा का पूरा मुख जो है आपका खुल जाता है, जिह्वा भी थोड़ा ऊपर उठती है। तो इस तरह से मुखाकृति या जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर ये 4 तरह के स्वर वर्ण होते हैं। अब इसमें से आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन बनता है कि जैसे दे दिया कि निम्न में से समृद्ध स्वर नहीं है, निम्न में से कौन समृद्ध स्वर नहीं है। अब 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया। आ, बी में ए दे दिया गया, ए दे दिया गया, सी में जो है ई दे दिया गया, बी में ई दे दिया गया, सी में ऊ दे दिया गया और डी में जो है वो बड़ा ऊ दे दिया गया। अब यहां देखना है कि निम्न में पूछ रहा है, निम्न में से कौन समृद्ध स्वर नहीं है। तो देखिए ई भी समृद्ध में आता है, ऊ भी समृद्ध में आता है और बड़ा ऊ भी समृद्ध में आता है। तो आपका कौन बच रहा है, ये दीर्घ आ यानी बड़ा आ। बड़ा आ आपका समृद्ध में नहीं है। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन विवृत स्वर है, विवृत स्वर है। मान लीजिए यही ऑप्शन है, तो विवृत स्वर कौन सा इसमें से हुआ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, ये तो आपकी समृद्ध स्वर हो गए। बचा आ आपका किस में आता है, विवृत स्वर में आता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो इस तरह से आज हमने स्वर वर्णों के वर्गीकरण में 6 आधारों को पढ़ा। उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, मुखाकृति या जिह्वा के आधार पर। हमने ये भी देखा कि हमारी परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अन्य जो 3 आधार बच रहे हैं उनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।